ओके, सुनो भाई सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड आफ्टरनून। एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स जो है इसके अंदर आपको करना क्या क्या है पहले तो ये समझ लो। आपको एक ये चैप्टर पढ़ना है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि थ्योरी चैप्टर है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अगेन प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अगेन प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। इंडेक्स नंबर प्रैक्टिकल, प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल, और आपका स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा कंप्लीट। तो जो बच्चे CMA कर रहे हैं, CMA, उनको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। बट जो बच्चे CA कर रहे हैं उनको लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना है, जिसके अंदर और 4 चैप्टर्स हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग के 20 नंबर होते हैं, ये एकदम आइसक्रीम की तरह हैं, मतलब एकदम इजी कोन होता है ना, आराम से पकड़ो, मस्त खाओ, मज़ा आता है पूरा, उसी तरीके से है ये, ठीक है ना। इजी टू गेन, आराम से मिल जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा ये आपको पढ़ने में, और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो कितने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन 7 चैप्टर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं वो है पहले के 3 चैप्टर्स। आप मान के चलो कि आपकी 50%, मोर देन 50% स्टैटिस्टिक्स इतनी ही है, ये है। और रिमेनिंग के 1 2 3 4 चैप्टर्स जो है ये आपका अराउंड 40% है, ठीक है ना। यानी चैप्टर ज़्यादा वेटेज कम, 30 to 40%, ठीक है ना। और इसकी वेटेज है 50 to 60 और इवन 70% तक के भी पूछे जा सकते हैं। अरे 60 + 40 हो गया ना 100, ठीक है ना। एक आइडिया लगा लो, ठीक है ना। 60 to 40, 60-40 का रेशियो समझ लो इसको। चलो, तो इन चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो इनको हम पहले करेंगे, और ये चैप्टर इजी भी हैं कंपैरेटिवली, और प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रैक्टिकल देखो पढ़ेंगे तो इन चैप्टर्स के अंदर प्रैक्टिकल सभी के अंदर हमें पढ़ना है, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1, हर एक चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट है। बट एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो बेसिक्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स लेके आना आसान काम है इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स। तो जिन बच्चों की मैथ्स वीक होती है वो स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा जोर डालते हैं, जैसे कि वो उस पेपर में इजीली अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है ना। सुनो भाई, पहला चैप्टर जो हम आज करेंगे वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बाद हम करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बाद हम करेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। और फिर इसके बाद इन तीनों चैप्टर को जिस ऑर्डर में चाहोगे उस ऑर्डर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चों को लगते हैं वो ये 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और इन दोनों ही चैप्टर्स की वेटेज देखी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 6 नंबर, 6 नंबर से ज़्यादा की इनकी वेटेज नहीं है। बट 6 नंबर भी देखा जाए तो 40 नंबर का 15% होता है, ठीक है ना। 40 नंबर का 15% होता है, यानी कि पूरे स्टैटिस्टिक्स की 15% की अराउंड इनकी वेटेज है, ठीक है जी। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो आइए शुरू करते हैं आज विथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स बताओ क्यों पढ़नी है हम लोगों को? क्या स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज़ है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट? क्या स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज़ है? बताइए क्या। देखो, यूज़ करने को स्टैटिस्टिक्स का यूज़ आप आज भी करते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 12th क्लास में आपकी परसेंटेज क्या रही थी, तो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे उसमें भी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करोगे। आप लोग अभी IPL आने वाला है, कुछ बच्चे होते हैं जो वो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये सारी ऐप डाउनलोड करके इस पर पैसे लगाते हैं, कुछ टीम्स बनाते हैं,
जब आप वो टीम्स बनाते हो तब भी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हो, ठीक है ना। क्यों, कैसे यूज़ करते हो? आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई टीम बनानी है, अपनी टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, तो आप पास्ट डेटा को एनालाइज करोगे कि भाई आईपीएल के अब तक जितने मैचेस हो चुके हैं, कौन सा प्लेयर अच्छा खेला है, उस प्लेयर को अपनी टीम में रखने की कोशिश करोगे, उस प्लेयर को कैप्टन बनाओगे, जो आपको सेकंड बेस्ट लगता है उसको वाइस कैप्टन बनाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब पास्ट डेटा के बेसिस पर करंट सिचुएशन में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बस आपको पता नहीं चलता कि आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक बहुत अच्छा, इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर इजी क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर की ज़्यादातर चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप लोगों ने मीन निकालना समझा हुआ है 11th-12th क्लास में, आपके पास स्टैटिस्टिक्स थी इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। आपने मीडियन निकालना सीखा है, आपने मोड निकालना सीखा हुआ है, ठीक है ना, मोड निकालना सीखा हुआ है। आप लोगों ने अदर पार्टीशनल वैल्यूज शायद ना सीखे हो, क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल, ये शायद ना सीखा हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखा है, हार्मोनिक मीन निकालना सीखा है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन 11th-12th क्लास में, ये भी नहीं सीखा। यानी आप लोगों ने जो 11th-12th क्लास में सीखा है वो सीखा है हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, और वो हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग जब 12th क्लास में, 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो आप लोगों को याद होगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस करके आते थे, ठीक है ना। बड़ी बड़ी टेबल्स बनाते थे, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना, आंसर सेम आता था हर एक मेथड से, बट आपको मेथड यूज़ करना पड़ता था क्योंकि उसी के मार्क्स होते थे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट मीडियन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। बट जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं अपने लेवल पर, सीए लेवल पर, तो इसके अंदर हमें पता है हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है कि इतनी बड़ी बड़ी टेबल्स बनाने को नहीं आएंगी। फर्दर आप किस मेथड से मीन निकाल रहे हो ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको मीन निकालना भी है तो आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे, उस पर ये फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस मेथड से निकाला है, क्योंकि आंसर तो किसी भी मेथड से निकालो सेम ही आएगा। तो हमारा जो फोकस रहता है एट सीए लेवल वो रहता है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, हम जल्दी तरीके से कैसे मीन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मीन के किस किस टाइप के क्वेश्चंस 1 नंबर के लिए रेलेवेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एट सीए फाउंडेशन लेवल। और जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उनके लिए एक बार को हो सकता है वो बड़े क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है ना। तो हम बड़े क्वेश्चंस भी एक दो ट्राई कर लेंगे किस तरीके से किए जाते हैं, बट हमारा मेन फोकस छोटे क्वेश्चंस पर रहेगा जो हर लेवल पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं? बेसिक्स, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें 3 से 4 क्लासेस लगेंगी और हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है जी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है, ठीक है ना। इस बात से शुरू करते हैं। लेट से इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और मैंने 10 बच्चों का टेस्ट लिया कैरिंग 20 मार्क्स। जैसे आज टेस्ट है 50 नंबर का टेस्ट है, वो 50 नंबर का मैंने टेस्ट लिया, ठीक है ना। अब आप एक रैंडम मुझे आइडिया दो कि बच्चे जो 10 बच्चे उनके नंबर कैसे कैसे आएंगे, एक रैंडम आइडिया दो। क्या किसी बच्चे के 7-8 नंबर आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या किसी बच्चे के 9, 10, 11, 12 नंबर आएंगे? 15, 16 भी आ सकते हैं, 17, 18, 19, 20 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। 25 भी आ सकते हैं, 27 भी आ सकते हैं, और 30 आ सकते हैं, ठीक है। 34, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक रह गया, हाईएस्ट में 40 मान लेता हूँ, आएंगे 50 में से 40 हाईएस्ट है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस कैसी रही, तो बताओ मैं क्या करूँ। अगर मुझसे कोई भी सर पूछते हैं, ईशान सर पूछते हैं कि मयंक सर आपने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था, बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या मैं 10 बच्चों के नंबर बताऊँ उनको इंडिविजुअली, या मैं बता दूँ एट एन एवरेज बच्चों का इतना स्कोर रहा? एवरेज स्कोर बता दूंगा। एवरेज स्कोर को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे? इन सारे मार्क्स को ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो 7 + 12 + 15 +
20 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 40, 245 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 24.5 एक एवरेज मार्क्स है। अच्छा, हम 24.5 को अपने पूरे डेटा के अंदर लोकेट करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 24.5 किसी के नंबर नहीं है। 24.5 को हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो 24.5 यहाँ कहीं फॉल करेगा। बताओ जी, 24.5 से कम कितने बच्चों के नंबर आए हैं और ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 6। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि 24.5 बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? ये एक एवरेज है, और एवरेज की क्या टेंडेंसी है? कहीं ना कहीं बीच में घुसने की। हर एवरेज की टेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं बीच में घुसने की, और इसलिए इन एवरेजेस को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी फितरत होती है बीच में घुसने की, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बात समझ आई? तो डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये आपके 5 डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। इसके अलावा 3 अदर पार्टिशनल वैल्यूज भी होती हैं, उनका नाम होता है डिकाइल, क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये क्या चीज़ें होती हैं बाद में समझेंगे, ठीक है ना। जब भी वर्ड एवरेज आपके दिमाग में आता है तो आपको लगता है कि हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होगा, यानी हम सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमारा एक एवरेज आ जाएगा। बट आपको एक चीज़ समझनी है, इस चैप्टर के अंदर एवरेज का मतलब सिर्फ अरिथमेटिक मीन नहीं होता। हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन 5 को ही एवरेज बोलते हैं। इन 5 की ही टेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं बीच में घुसने की, इन 5 को ही एवरेज बोला जाता है, ठीक है ना। जो एक अब तक हमारी एक वो थी इंटरप्रिटेशन कि भाई एवरेज मतलब कि अरिथमेटिक मीन होता है, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन बोले कि एवरेज निकालो तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, तो इस थिंकिंग को आप निकाल दो, सेट असाइड कर दो। अब ये थिंकिंग आपकी काम नहीं करेगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन एज वेल एज मीडियन एज वेल एज मोड एज वेल एज जीएम एज वेल एज एचएम। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है प्रॉपर्टीज़ की। ये अगर प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से कर ली तो आपने 70% चैप्टर कर लिया, और ये प्रॉपर्टीज़ नहीं करी तो 70% चैप्टर आपने छोड़ दिया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ बेसिक से शुरू करते हैं। हम पहले समझेंगे कि कितने टाइप की सीरीज़ होती हैं। आओ जी समझें। अगर मैं इस क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट लेता हूं और उनके मार्क्स इस तरीके से लिखता हूं जो यहाँ पे मैंने लिखे थे, तो इस टाइप की सीरीज़ को मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल सीरीज़। क्यों मैंने बोला इंडिविजुअल सीरीज़? क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे के मार्क्स इंडिविजुअली लिखे गए हैं, हर बच्चे के मार्क्स इंडिविजुअली लिखे गए हैं, तो इस टाइप की सीरीज़ को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़। अगर क्लास में बच्चे ज़्यादा हो जाएँ, लेट से 50 हो जाएँ, और मैं इस तरीके से सबके मार्क्स लिखूँ तो मुझे लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, और मुझे उनका अरिथमेटिक मीन निकालने में भी टाइम लगेगा। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा हों तो उन ऑब्जर्वेशंस को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, जिसको मैं बोलता हूं डिस्क्रीट सीरीज। कैसे लिख सकता हूं समझना। बट ये सीरीज तभी लिखना वैलिड है अगर मार्क्स जो बच्चों के काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि भाई 8 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो 5 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। मैंने पूछा जी 10 नंबर किसी के आए, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। 12 नंबर किसी के आए, किसी हाथ खड़ा नहीं किया। 12 नंबर पूछा तो भाई 8 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूछा तो भाई अगेन 10 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। 20 नंबर पूछा कितने बच्चों के आए, तो 15 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। 25 पूछा तो अगेन 10 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। कितने हो गए अभी तक? 20, 30, 40, 48 हो चुके हैं, ठीक है ना। हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको 50 से इंक्रीज करके 60-70 कर देंगे। फिर मैं पूछा भाई 28 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो 8 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर 28 के बाद मैंने पूछा कि भाई 30, 31, 32, 33, 35 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो अगेन 5 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। इस तरीके से आखिरी जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 40 थे, और वो कितने बच्चों के आए थे मैं बता देता हूँ। 5 + 8 + 10
प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5, 9 बच्चों के आए हैं, या फिर 4 बच्चों के आए हैं, 4। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 65। अब मैं अरिथमेटिक मीन निकालना चाहता हूँ। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालूंगा? क्या मैं 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 40 अपॉन 65 कर दूँ? ठीक है, गलत है? अच्छा, क्या मैं 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 40 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 कर दूँ? फिर आ जाएगा? बोलो, अभी भी गलत है तो मैं क्या करूँ फिर? नहीं, मैंने 65 बच्चों का डेटा लिया है, 65 हो रहा है ना ये टोटल? हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। बताओ कैसे निकालूं एवरेज? एवरेज मतलब क्या, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालूं? अगर मैं 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 40 अपॉन 8 कर दो तो उसका क्या मतलब है कि ये मैंने 8 बच्चों के एवरेज मार्क्स निकाले हैं, बट मेरी क्लास में तो 65 बच्चे हैं। अगर मैं 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 40 अपॉन 65 करता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैंने ऐड किए 8 बच्चों के नंबर और डिवाइड कर दिए 65 बच्चों से। यानी तो एकदम ही कुछ अलग ही निकाल दिया सर आपने, समझ ही नहीं आया कुछ। तो हमें करना क्या है, हमें 65 बच्चों के मार्क्स ऐड करने हैं और उनको 65 से डिवाइड करना है, तब जाकर के मेरा एवरेज आएगा। अब मैं 65 बच्चों के टोटल मार्क्स कैसे निकालूं? वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं मार्क्स को वेरिएबल बोलता हूं यानी कि x और इसको मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूं यानी कि f, तो मुझे fx निकालना है। 8 5 40, तो 8 बच्चों के 5 बच्चों के 8 नंबर आए हैं, 5 बच्चों के 8 नंबर आए हैं। तो मैं बताऊँ इन 5 बच्चों के टोटल मिलाकर के कितने नंबर हैं? 40। 8 12 फिर 180 फिर 300 फिर 250 फिर 28 8 224 फिर 35 मल्टीप्लाई बाय 5 165 175 175 आ रहा है। फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 160। तो 40 प्लस 96 प्लस 180 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 224 प्लस 175 प्लस 160, यह आ गया 1425। तो 65 बच्चों के मिलाकर के कितने नंबर आए? 1425 नंबर। अब मुझे अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया इतना और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया इतना, तो मेरे एवरेज मार्क्स आ गए 21.92। 21.92 अगर मैं यहाँ पे बीच में घुसाने की कोशिश करूँ तो इधर कहीं लाई करेंगे? करेंगे? बताओ जी, इसके ऊपर और इसके नीचे कितने कितने बच्चे हैं? 15 प्लस 10 25 प्लस 13 33, 25 प्लस 13 33 नहीं होगा, सॉरी 38, और ये कितने बच्चे होंगे? 18 प्लस 9 27। तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एवरेज है ये भी बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है जी। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब आते हैं हम आखिरी सीरीज पर। अच्छा, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर हम ऐसे क्या करते हैं? रेपिटेशंस लिख देते हैं कि इतने नंबर कितने बच्चों के, इतने नंबर कितने बच्चों के है। अब कई बार क्या हो सकता है कि जो रेपिटेशंस हो सकता है ना हो रही हो। 65 बच्चों ने टेस्ट दिया बट बहुत ही कम बच्चों के थे जिनके मार्क्स रिपीट हो रहे थे, या फिर बच्चे 500 थे, 500 बच्चे थे जिन्हें टेस्ट दिया और बहुत ही कम मार्क्स थे जो रिपीट हो रहे थे, ठीक है। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी कम है बट मान के चलो। अब इस तरीके से अगर मैं उस डेटा को लिखता हूं तो उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत आएगी। अब मैं क्या करूंगा? मैं बना लूंगा क्लास इंटरवल्स। ये एक एक चीज़ को ध्यान से समझना बहुत काम आएगी आगे चल के। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए, लेट्स से 100 150 200
50, 100, 350, 4, 550, 1, 2, 3, 4, 450, 500 और यहाँ पे कर दिया 10। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 560, 250 प्लस 200, 450, 450 प्लस 50, 500, 500 प्लस 10, 510, सॉरी 510। अब मुझे एवरेज निकालना है, कैसे निकालूं? एवरेज में भी मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है। बताइए, बताइए बताइए बताइए, क्या निकलेगा? देखो, पहले वाले क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फ़र्क है, पहले तो ये समझो। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्लास गिवन नहीं थी, मार्क्स गिवन थे। यहाँ मार्क्स, तो जैसे कि मैंने मार्क्स लिखे थे यहाँ पर कितने, 8, और कितने बच्चों के थे, 5। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स पता चल गया कि 5 बच्चों के कितने आए। बट यहाँ पर मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता है 100 और मार्क्स की रेंज पता है कि 0 से लेकर के 10 के बीच में आए हैं। तो मैं 100 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ या 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ? तो हम क्या करते हैं इन सिचुएशंस में, मिड वैल्यू निकालते हैं। याद आया? हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। हम बोलते हैं कि भाई 0 to 10 की जो मिड वैल्यू है वो आएगी 0 + 10/2 यानी कि 5। 10 to 20 की क्या आएगी, 15, फिर 25, फिर 35 एंड देन 45। और अब मैं क्या करूँगा, f और x को मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं मान के चलूँगा कि 100 बच्चों ने टेस्ट दिया और इन 100 बच्चों के एट एन एवरेज 5 नंबर आए, ना ही 0 ना ही 10, इनके बीच की वैल्यू ले ली 5, तो 500। ऐसे 150 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 25 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आएगा, और फिर 450। इन सबको ऐड कर दो अपन, 510 कर दो, आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और है मेरा आप लोगों से। मैं कुछ बच्चों के नंबर लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों के आउट ऑफ 510 में कुछ बच्चों के नंबर लिख रहा हूँ। मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल में फिट करना बहुत मुश्किल होगा, मुझे बहुत बच्चों के नंबर लिखने पड़ेंगे, 100-150, ये तो मुश्किल है। आईजी के एग्जांपल लेते हैं। सुनो, मैं रैंडमली कुछ बच्चों के नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 5, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 40, 41, 45। और मैं क्लास इंटरवल बना रहा हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। मुझे बताइए, अगर मैं क्लास में पूछता हूँ कि बताओ 0 से लेकर के 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो कितने बच्चे अपना हाथ खड़ा करेंगे? बताइए बताइए। एक तो ये हाथ खड़ा करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा। क्या ये करेगा? मैं पूछता हूँ कि भाई 0 से 10 इस रेंज में कितने बच्चों के नंबर आए, तो क्या ये वाला हाथ खड़ा करेगा? अगर आप बोलते हो सर करेगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैं पूछूंगा कि 10 से लेकर के 20 की रेंज में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो एक बच्चा जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो बोल रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा कि मैं 0 to 10 जब आप पूछ रहे हो तब हाथ खड़ा करूं, या जब आप 10 to 20 पूछ रहे हो तब मैं अपना हाथ रेस करूं। बात समझ आई? तो यानी कि जो जिसके 10 नंबर आए हैं इसको हम किसी एक जगह ही इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों जगह इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमारा डेटा गलत हो जाएगा अगर दोनों जगह इंक्लूड कर दिया तो। किस जगह इंक्लूड करें? तो इसका आंसर है, इसको हम इंक्लूड करेंगे इन दिस क्लास इंटरवल।
एक बच्चे के 20 नंबर आए हैं, बताओ उसको इसमें इंक्लूड करें या इसमें इंक्लूड करें? नीचे वाले में। एक बच्चे के 30 नंबर आए, बताओ किस में इंक्लूड करें? नीचे वाले में। यानी हमें क्या समझ आ गया कि 0 to 10 लिखा तो 0 to 10 है, बट इसके अंदर 10 क्या है? एक्सक्लूडेड है। 10 to 20 में लिखा तो 20 है, बट इस क्लास इंटरवल में 20 क्या है? एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे लिखा 20 to 30, बट यहाँ पे 30 क्या है? एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे लिखा 30 to 40 है, बट 40 क्या है? एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे लिखा 40 to 50 है, बट 50 क्या है? एक्सक्लूडेड है। तो हमें क्या दिखा कि जितने भी क्लास इंटरवल्स थे, इनका जो अपर वाला लिमिट था, अपर वाला वो पूरा का पूरा एक्सक्लूडेड था, और इसलिए इस सीरीज को मैं क्या बोलता हूं? एक्सक्लूसिव सीरीज। आई बात समझ? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हम टाइप ऑफ डेटा की बात करें तो ये इंडिविजुअल डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, या कॉन्टिन्यूस डेटा है? ना, ये है हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है ना। ये वाला जो डेटा होता है, इस डेटा ये होता है डिस्क्रीट डेटा। बट जहां पर हम एक क्लास इंटरवल्स बना देते हैं, इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। और जो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है ये दो टाइप का होता है, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज जो कि एरी, और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में जो क्लास इंटरवल बनते हैं वो पता है कैसे बनते हैं? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पूछता कि भाई 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो आंसर क्या आता? 6। इसके 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 और इसके 6। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगला जो मैं पूछता वो मैं 11 to 20 पूछता, मैं 10 to 20 नहीं पूछता, मैं 11 to 20 पूछता। तो यहाँ पे 11 to 20 में क्या है? 10 इंक्लूडेड है? नहीं। तो हमें पता है कि 10 को हम ऊपर ही इंक्लूड करेंगे। यानी इस केस में अगर 1 to 10 मेरी एक सीरीज है, एक क्लास इंटरवल है, तो जिस बच्चे के 1 नंबर आए वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, और जिस बच्चे के 10 नंबर आए वो भी इसमें इंक्लूड होगा। यानी कि 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये सभी अपनी अपनी क्लास इंटरवल के अंदर क्या है? इंक्लूडेड हैं, और इसलिए सीरीज को क्या बोला जाता है? इंक्लूसिव सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चल के जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है ना। तो जो सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती हैं 2 टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इंक्लूसिव, एक होती है एक्सक्लूसिव। फर्क समझ आ गया दोनों में क्या होता है? एक्सक्लूसिव में जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसका जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती, हर एक में वो एक्सक्लूडेड होती है, हर एक में वो एक्सक्लूडेड होती है। यहाँ पर 0 to 10 में 10 एक्सक्लूडेड था, 10 to 20 में 20 एक्सक्लूडेड था, 20 to 30 में 30 एक्सक्लूडेड था, तो इसको हमने बोल दिया एक्सक्लूसिव सीरीज। बट इंक्लूसिव सीरीज में 1 और 10 दोनों ही इंक्लूडेड हैं, 11 और 20 दोनों ही इंक्लूडेड हैं। और एक्सक्लूसिव में 0 तो इंक्लूडेड था बट 10 नहीं था, 10 तो इंक्लूडेड था बट 20 नहीं था, 20 तो इंक्लूडेड था बट 30 नहीं था। तो कॉमन क्या इन दोनों में कि जो लोअर लिमिट्स होती हैं वो दोनों में ही इंक्लूडेड होती हैं, बट जो अपर लिमिट्स होती हैं वो एक्सक्लूसिव में इंक्लूडेड नहीं होती, एक्सक्लूडेड होती है, और इंक्लूसिव में वो इंक्लूडेड होती है। ये फर्क आ जाता है इन दोनों टाइप की सीरीज के अंदर। बात समझ आ गई आप लोगों को ये? ठीक है ना। तो जो टाइप्स ऑफ सीरीज हैं ये होती है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली लिखी जाती है। डिस्क्रीट में क्या करते हैं? अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही होती है, अगर 8 नंबर 5 बच्चों के आए हैं तो मैं 8 को 5 बार नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मार्क्स और मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, मैं लिखूंगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे लिखूंगा 5, ये एक ही बात हो गई। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? क्लास इंटरवल्स बन जाते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये फर्क होते हैं इन तीनों सीरीज में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज फर्दर 2 टाइप की होती हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इतनी बात समझ आ गई? वेरी गुड। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या लिखा है? सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? एक एवरेज है। विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर डेटा। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर डेटा। अगर मुझसे अभिजीत सर पूछते हैं कि मयंक सर आज आपने टेस्ट लिया मैथ्स का, ठीक है ना, बच्चों के कितना एवरेज स्कोर आया, तो मैं उनको क्या बोलता 21.92, ठीक है ना, या फिर मैं क्या बोलता उनको 24.5। तो ये 24.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बच्चों का कैरेक्टर, कि भाई आप जो बच्चे लोगों क्लास में कैसा पढ़ रहे हो, आपकी एवरेज परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये जो एवरेजेस होते हैं ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर डेटा। ये जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अगर ये बहुत कम होता तो इससे क्या पता चलता कि क्लास ने बहुत पुअर परफॉर्म किया। अगर ये बहुत हाई होता तो उसका क्या मतलब होता कि क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये एवरेज क्या कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर कैरेक्टरिस्टिक, डेटा का कैरेक्टरिस्टिक विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर डेटा एंड हेल्प अस टू कंपेयर द गिवन डेटा विद अनदर डेटा। अब लेट से अभिजीत सर ने भी आप ही बच्चों का अकाउंट्स का टेस्ट लिया और उसका भी एवरेज निकाला, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चे मैथ्स की क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेजेस का यूज करके दो टाइप के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो फैसिलिटेट्स अस इन प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमें कंपैरिजन करना है दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस का, उसके लिए भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी काफ़ी हेल्प करता है। दिस एवरेज हैज़ अ टेंडेंसी, ये जो एवरेज होता है इसकी टेंडेंसी होती है टू बी समवेयर एट द सेंटर एंड हेंस कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस एवरेज की टेंडेंसी होती है, उसकी फितरत होती है कहीं बीच में घुसने की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। बात समझ आ गई? मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्लास में 10 बच्चों को कुछ बच्चों को टेस्ट लिया है, कितने बच्चों को लिया लिख लेते हैं, आउट ऑफ 20 है ये जो टेस्ट लिया, आउट ऑफ 20 लिया है। 3 नंबर भी आए बच्चों के, 4 भी आए, 5 भी आए, ठीक है ना, 6 भी आए, एक और बच्चे के 6 आ गए, एक और बच्चे के 6 आ गए, फिर 7 भी है, फिर 9 नंबर किसी का नहीं है, 10 नंबर आ गए कुछ बच्चों के, फिर 11 नंबर आ गए 2 बच्चों के, फिर 12 नंबर आ गए, 13 नंबर आ गए 2 बच्चों के, फिर 14, 15, ठीक है ना, 16 और 19, यह बच्चों का मार्क्स आया है। मुझे जल्दी से बताओ अरिथमेटिक मीन कितना होगा, कैलकुलेट करो। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 18 30, 30 + 14 44, 44 + 40 84, 44 + 80 84, 84 + 22 + 12 + 26 + 14 + 30 + 16 + 19, यह आ गया 223। और कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 223 डिवाइड बाई 22 कितना आ गया, ये 10.13। मुझे जल्दी से बताइए मीडियन क्या होगा? याद है मीडियन क्या होता है? कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 22। तो जो मिडल ऑब्जर्वेशन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 22 11वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सुनो भाई, जो बीच की 2 ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं ये दोनों, काउंट कर लो, ये भी 10 लिखा है और ये भी 10 लिखा है, इसके इधर जितनी ऑब्जर्वेशन है इसके इधर भी इतनी ही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो बीच की ऑब्जर्वेशन है वो कौन कौन सी हैं, 10 और 10। और इनका जो अरिथमेटिक मीन होता है उसको मीडियन बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग। इनका जो अरिथमेटिक मीन होता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो बताओ मीडियन क्या हो जाएगा, 10। बताओ जी मोड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन विच इज बीइंग रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। बताओ जी कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, 10। बताओ कहीं ना कहीं ये 3 अलग अलग एवरेजेस हैं, और क्या तीनों की ही एक ही जैसी फितरत नहीं है बीच में घुसने की, है? तो हर एक एवरेज की फितरत होती है बीच में घुसने के लिए, इसलिए इन एवरेजेस को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और कहीं ना कहीं सभी बीच में लाई करते हैं, दिख भी रहा है आपको, ये सभी 10 के आसपास आ रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही
आसपास आ गए, बट इतना आसपास भी नहीं आते, ठीक है ना, थोड़ा बहुत 0.5, 1 या 2 का फर्क आ जाता है, बट होते आसपास ही एकदम। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर एन आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपके लिए कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आइडल है, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको एवरेज निकालना है, आपको एवरेज निकालना है, तो सर कौन सा एवरेज निकालें, हमारे पास डेटा गिवन है, कौन सा एवरेज निकालें, हम अरिथमेटिक मीन निकालें, हम मीडियन निकालें, हम मोड निकालें, हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें, हम हार्मोनिक मीन निकालें, समझ ही नहीं आ रहा सर, आपने तो एवरेज निकालने को बोल दिया। तो किस एवरेज को हम आइडल बोलें, बेस्ट बोलें, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया है, पढ़ो। पहला, इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिशियसली डिफाइंड, ठीक है ना, वो अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, पहली चीज, अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, पहली चीज। दूसरी, इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, उसको समझना आसान हो, दूसरी चीज। तीसरी, इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, उसको कैलकुलेट करना भी आसान हो, समझना भी आसान हो, कैलकुलेट करना भी आसान हो। चौथी चीज, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन पे वो बेस्ड हो, यानी एक भी ऑब्जर्वेशन चेंज हो तो हमारा आंसर भी चेंज होना चाहिए। अब यहां पर देखो, क्या मोड एक अच्छा एवरेज माना जाएगा? यहां पर अगर मैं एक बच्चे के नंबर 4 की जगह 2 कर दूं, या 2 की जगह 0 कर दूं, या 0 की जगह 1 कर दूं, क्या मेरे मोड पे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर मैं इसको 20 भी कर दूं, क्या मेरे मोड पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो क्या मोड एक अच्छा एवरेज है, क्या एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है? आंसर इज नो, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशन चेंज हो गई भाई, बट मोड चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, उस एवरेज की कुछ अच्छी डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, अगर कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है तो उसकी वजह से उस एवरेज पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में सारे बच्चे एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स बढ़ जाए, तो वो एवरेज भी गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा है क्लास की। फिर वो क्या बता रहा है फिर कि भाई क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्लास एवरेज ही परफॉर्म कर रही है। एक बच्चे की वजह से क्लास को हम अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से, एक ऑब्जर्वेशन अगर बहुत हाई है उसकी वजह से हमारे आंसर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस टाइप का अगर कोई एवरेज है तो उसको हम बेस्ट एवरेज बोलेंगे, ठीक है ना, यानी उसको बेस्ट एवरेज बोलेंगे, यानी कि उसको बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ईजी। आगे समझो, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके सारे के सारे एवरेजेस। सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, फिर पढ़ेंगे दूसरा मीडियन, अगले पेज पर पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं इसको। फिर हम पढ़ेंगे मीडियन के बाद अदर पार्टिशनल वैल्यूज। याद रखना, अदर पार्टिशनल वैल्यूज जो होती हैं इनको हम एवरेज नहीं बोलते, इसलिए इसके नाम में अदर आ रहा है। अदर पार्टिशनल वैल्यूज ये एवरेजेस नहीं होती। एवरेज होता है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, अब आएगा मोड, ये रहा मोड। मोड पढ़ेंगे, मोड पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ये आ गया। ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन के बाद आखिरी में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, ये रहा। तो आपको दिख गया होगा कि इस चैप्टर में पढ़ने को बहुत कुछ है, और अब जाकर के हमारा चैप्टर फिनिश होगा और फिर देखो हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन शुरू हो गए। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? 128। ठीक है जी, शुरू करें, अब चैप्टर पढ़ना शुरू करें। अब हमारा मेन चैप्टर शुरू हुआ है, याद रखना मेन चैप्टर अब शुरू हुआ है। आइए जी, फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस the arithmetic mean may be defined as the sum of all observations divided by number of observations। आप लोगों ने खुद ये फॉर्मूला बताया था जब मैंने बोला था अरिथमेटिक मीन निकालो। आपने क्या बोला कि सर सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो और उसको डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। वही एग्जैक्टली सेम चीज़ तो लिखी है यहाँ पर। तो इसकी कंप्यूटेशन अगर समझे इंडिविजुअल सीरीज की तो कैसे करेंगे? जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम एक्स बोलते हैं, तो समेशन एक्स क्या हो गया? उन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम। ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं? कुछ लोग सिग्मा बोलते हैं, कुछ लोग समेशन बोलते हैं। कुछ लोग सिग्मा बोलते हैं, कुछ लोग समेशन बोलते हैं। समेशन का क्या मतलब होता है? सम ऑफ
तो समेशन एक्स का क्या मतलब हो गया, सम ऑफ एक्स। एक्स क्या होती है हमारी, ऑब्जर्वेशन होती है, तो समेशन एक्स मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बात समझ आ गई। और इसको किससे डिवाइड किया हम लोगों ने, एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपको समझ आ गया फॉर्मूला कैसे बना, इजी फॉर्मूला है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आगे सुनो, इंडिविजुअल सीरीज के बाद अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमें निकालना है, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको याद होगा एक तो होता है एक्स, एक होता है एफ, ये होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है, क्लास, इंटरवल और एफ। याद है आपको, हम क्लास इंटरवल का यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, मिड वैल्यू निकालने के लिए, जिसको हम एक्स बोल देते हैं। फिर हमारा एफ और एक्स मल्टीप्लाई होता है, एफ एक्स आता है, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में इन दोनों को डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ एक्स रहता है, फिर उसको एन से डिवाइड करते हैं। यानी दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, फॉर्मूला। दोनों में ही हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों का फॉर्मूला क्योंकि सेम है तो एक ही लिख दिया मैंने कि भाई डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर उन सबको सम कर दो, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आगे बात समझ, इजी। अज्यूम्ड मीन मेथड, अगर आपको अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके एवरेज निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फॉर्मूलाज एग्जाम में बहुत ही रेयर है कि आएंगे, बहुत ही रेयर है कि इनका यूज आएगा। अगर आ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले 3 का आएगा, और यूज़ भी कैसे आएगा वो मैं आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही बेसिक यूज़ होता है, ठीक है ना। आखिरी वाले का यूज़ नहीं आएगा। देखो अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछेगा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, इससे निकालो या इससे निकालो, आप लोगों को पता होगा आंसर सेम आता है, ठीक है ना। तो भाई जब आंसर सेम आता है और आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है तो क्या फ़र्क पड़ता है आपने किस मेथड से निकाला। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, 5, 8, 12, 14, 16 और 20। ये आउट ऑफ 20 नंबर का मैंने टेस्ट लिया बच्चों का, और इतने इतने नंबर आए हैं, कितने कितने बच्चों के, 2, 5, 7, 11, 5, 2। तो इनको टोटल करना है एक बार, बच्चों को टोटल करो, 2 + 5 + 7 + 11 + 5 + 2, 32 आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये हटा देते हैं। अब 30 हो गए, ठीक है ना, फिर हो जाएंगे, जब 2 हट गए तो 30 हो जाएंगे। अब हम पहले अरिथमेटिक मीन निकालते हैं यूजिंग सिंपल मेथड। क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स निकाल लेते हैं, बताइए क्या आएगा, 10, 40, 84, फिर 154 और फिर 80। टोटल करो, 50, 134, 368। तो मेरा आंसर आ जाएगा 368 डिवाइडेड बाय 30, 12.26। ये बात समझ आई, इजी। अब हम सेम अरिथमेटिक मीन निकालने वाले हैं बट अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना होता है समझना, हमें ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 5, 8, 12, 14 और 16, इनमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम करना है कि वो मीन है। बताओ किसको अज्यूम करूं, किसी को भी कर सकते हो, और आपको ज़रूरी नहीं कि इनमें से करो। आप 10 भी ले सकते हो जो कि इसमें है नहीं, 10 भी ले सकते हो जिसमें है नहीं। अज्यूम करना है, किसी को भी अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी अगर आप बोल रहे हो 12 को लो तो मैं 12 को ले लेता हूँ, बट मैं आपको बोलता हूँ कि 5 भी लेते, 8 भी लेते, 12 भी लेते, 14 या 16 या कोई ऐसी भी वैल्यू लेते जो उसमें है ही नहीं, 10 ले लेते, तब भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता। तो मैंने अज्यूम्ड मीन क्या ले लिया, 12। अब मुझे निकालना है डी। डी होता है डिफरेंस, और ये कैसे निकालते हैं, x माइनस ए करके। x क्या है 5, a क्या है 12। बताओ 5 - 12 कितना होगा, फिर 8 - 12
12 माइनस 12, 14 माइनस 12 और 16 माइनस 12। इतना समझ आ गया। अब आपको निकालना है एफ डी, एफ और डी कितना होगा, -20, 0, 22 एंड 20। अब आपको निकालना है सम ऑफ एफ डी, सम ऑफ एफ डी कितना होगा, -34 + 44 10। क्लियर हो गई बात। अब देखो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। ए क्या हो गया, अच्छा ये 44 नहीं है, ये 44 मैं बोले जा रहा था, ये 42 है। हाँ जी, ए क्या होगा 12, समेशन एफ डी क्या होगा 8 और एन क्या है 30। बताइए जी, 8 डिवाइड बाई 30 होता है आपका 0.2666, तो 12 + 0.2666 कितना जाएगा, आगे से आंसर। ठीक है जी, आगे बात समझ। अब ध्यान से समझना, ये चीज क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोच करके बताओ। ये तो अज्यूम्ड मीन है, बट इसको एज अ कंबाइंड हम क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। बताओ, जो मेरी डेविएशन है पहली वाली वो है -7, ये जो -7 डेविएशन है ये एक है या फिर ये दो हैं, दो हैं। -7 जो डेविएशन है वो दो हैं, ठीक है ना। ऐसे -4 जो डेविएशन है वो कितनी है, 5 है। तो अगर मैं -14 बोलता हूँ तो ये क्या है, दो डेविएशंस का टोटल, ये क्या है 5 डेविएशंस का टोटल। तो सारी डेविएशंस का टोटल क्या हो जाएगा 8, सभी डेविएशंस का टोटल कितना हो जाएगा 8। तो सम ऑफ ऑल डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ डेविएशंस क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, ये आपको 11th-12th क्लास में तो नहीं बताया गया, बट अभी ये फाउंडेशन लेवल पे इंपॉर्टेंट है। क्यों है समझो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, बट आप नहीं छोड़ के आओगे। बताओ जी कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ए, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस। ये अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस ही तो था, अभी अभी हमने समझा। तो अज्यूम्ड मीन प्लस अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में फाउंडेशन लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसकी आपको आदत नहीं होती करने की, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं जाता इस तरीके से, और इसलिए स्टैटिस्टिक्स में बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं। उन बच्चों के जो ये सोच के जाते हैं कि 11th-12th वाले बेसिस पर ही हम स्टैटिस्टिक्स करके चले जाते हैं, नंबर नहीं आएंगे कभी भी। अप्रोच ही अलग रहती है फाउंडेशन लेवल की पढ़ने की। आइए, ये चीज़ हमको समझ आ गई। अगला देखिए, ए क्या होता है अज्यूम्ड मीन, यहाँ पे ए का जो यूज हो रहा है ये अज्यूम्ड मीन है। डी क्या होता है डेविएशंस, कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एनीथिंग। अगर आप ऑब्जर्वेशन में कुछ भी माइनस करोगे तो उसको हम डी बोलते हैं, यानी डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एनीथिंग, ठीक है ना। और यू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू का यूज होता है स्टेप डिवीजन मेथड में, बट ये मैंने आप लोगों को कराया नहीं, ठीक है ना। ईजी मतलब आपके मतलब का नहीं है बेसिकली। नोट क्या लिखा है, मीन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों को इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आता है, वेरी गुड। तो पहले हम इंक्लूसिव सीरीज बना लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट एरा, क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास है पहली 1 से 10, 11 से 20,
21 से 30 और 31 से 40, बस इतनी ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं हम अपने हिसाब से 5, 10, 15, 5, अरे 5, 10, 15, 5, ठीक है। तो वो डेटा हमेशा ऐसे ही होता है, अगर मैं टेस्ट लेता हूँ बच्चों का तो बहुत कम नंबर भी कम बच्चों के आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर भी कम बच्चों के आते हैं। ज़्यादातर बच्चों के नंबर बीच वाली रेंज में आते हैं, तो उस हिसाब से डेटा भी लिखा जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे इस केस में अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर प्लस लोअर प्लस अपर अपॉन 2, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 कितना जाएगा, ये कितना जाएगा और ये कितना जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है क्या, मुझे बताइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो fx कितना आ जाएगा, ठीक है जी, ये आएगा। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना ही छोड़ता हूँ, बाकी लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एनी आइडिया? वेरी गुड। स्टेप वन लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन 2, ये निकालो, जिसको हम बोलते हैं डी। कैसे निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, पहला क्लास इंटरवल, दूसरा क्लास इंटरवल, तीसरा क्लास इंटरवल और चौथा क्लास इंटरवल। तो सेकंड क्लास का मतलब क्या है, सेकंड क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास इंटरवल अपॉन 2। तो आंसर क्या आएगा, 0.5। 11 माइनस 10 अपॉन 2 कितना जाएगा, 0.5। अभी जो डी आया है ये आपको सभी लोअर लिमिट्स में माइनस करना है और सभी अपर लिमिट्स में ऐड करना है। तो बताइए 1 में जब 0.5 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 0.5, और 10 में जब ऐड करेंगे तो 10.5, 11 में जब माइनस करेंगे तो, और 20 में जब ऐड करेंगे तो 20.5, ऐसे 20.5 टू 30.5 और आखिरी 30.5 टू 40.5, ठीक है ना। बताइए जी x क्या आएगा, वेरी गुड, यही तो मैं बताना चाह रहा था। तो अब मुझे बताइए, जब आप fx निकाल करके अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो इन दोनों का सेम आएगा या अलग, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, सेम आएगा। तो क्या आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत है अरिथमेटिक मीन निकालते वक्त? कोई ज़रूरत नहीं है। और एग्जैक्टली यही चीज़ ये नोट बोल रहा है, मीन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। आगे बात समझ, ठीक है, इजी, आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि सर इस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हमें तो लगा ऐसी चीज़ है कोई बता रहे हो आप, बट ये तो एक पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और अब जब क्वेश्चंस करोगे ना आपको लगेगा कि सर कुछ छूटा ही नहीं जिससे क्वेश्चन ना बनाओ, हर एक चीज़ से तो क्वेश्चन बन गया। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर। अच्छे से आँख, दिमाग, नाक, कान सब खोल करके इस चीज़ को समझना है आप लोगों को। ये पूरे के पूरे 9 पॉइंट्स हैं, 11 नहीं 9 पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 9 के 9 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम से के देन अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो के। बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है समझना। इस क्लास में आप 10 बच्चे बैठे हो और 10 के 10 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं। आज है आप लोगों का टेस्ट, और बाई चांस मैं 10 मिनट के लिए बाहर चला जाता हूँ फ़ोन पे बात करने, आता हूँ, टेस्ट चेक करता हूँ और पता चलता है सबके नंबर सेम है, ठीक है ना। सभी के 20 में से सभी के 15 नंबर आए हैं, ठीक है ना। यानी आप लोगों ने क्या किया उस 10 मिनट में, चीटिंग, कॉपी पेस्ट सारे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे इस क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने की ज़रूरत है? क्या होंगे वो? 15।
अगर 10 बच्चे हो और सभी बच्चों के 15 नंबर हैं तो 10 बच्चों के कितने नंबर हो गए? ये क्या हो गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आंसर क्या आएगा? 15। बात समझ आ गई? वही चीज़ ही कह रहा है कि अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, लेट से के है, हमारे केस में वो क्या है 15, तो अरिथमेटिक मीन भी क्या होगा? के होगा, यानी कि 15 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी इजी, वेरी इजी। अगले पर आते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम एम इज ऑलवेज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं रैंडमली कुछ मार्क्स लिख रहा हूं, 5, 8, 12 और 15। ठीक है जी, बताइए जी अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 20 प्लस 20, 40/4, 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सभी ऑब्जर्वेशंस में ये अरिथमेटिक मीन माइनस कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस एक्स बार कर रहा हूँ। बात समझ आएगा आप लोगों को? बताइए 5 माइनस 10 कितना होगा? 8 माइनस 10 कितना होगा? 2 माइनस 10 कितना होगा? और 15 माइनस 10 कितना होगा? और इन सब का सम क्या होगा? और ये हमेशा होगा। और ये बात बोलती है हमारी प्रॉपर्टी 2। पढ़ो अब उसको। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, यानी कि सम ऑफ डेविएशंस, ये क्या है? मैंने क्या बोला कि अगर आप x में कुछ भी माइनस कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो सम ऑफ डेविएशंस यानी इन सबका सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम, ये टेकन फ्रॉम मतलब क्या है? यानी कि जो डेविएशंस हैं उनको किससे लिया गया है? अरिथमेटिक मीन से। यानी कि जो डेविएशंस निकाली कैसे निकाली है? x में उनका अरिथमेटिक मीन माइनस करके निकाली है। तो सम ऑफ डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0, इज ऑलवेज 0, यानी कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार इज 0। यहाँ पे f क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल होता है डिस्क्रीट सीरीज में भी और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी भी होती है। अभी तो हमारे जो डेटा था ये इंडिविजुअल सीरीज थी, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बट अगर इसमें फ्रीक्वेंसी होती तो हमें इस तरीके से करना पड़ता। अब करके दिखाऊँ, छोटा एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। 5, 8, 10, 12, बस इतना ले लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम 10, 20, 10, 5। पता है जी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 45। पता है जी fx कितना आएगा? 50, 160, 100 एंड 60। इन सब का टोटल कितना आएगा? 370। मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। 370 डिवाइड बाई 45 जो है ये पॉइंट में आ रहा है, मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए बेसिकली। चेंज करते हैं इसको। अगर मैं 15 कर दूं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 75। और अब इनका टोटल क्या आएगा? 50 प्लस 160 प्लस 100 प्लस 75। अभी पॉइंट में आ रहा है। नौ से मल्टीप्लाई करेंगे 405। ये 10 तो ऑलरेडी है ना। देखो आंसर तो दोनों केसेस में ही जाएगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पॉइंट में। ये कितना हो रहा है?
10 20 10 40 और ये कितना हो रहा है? या अगेन पॉइंट में आ रहा होगा। अभी ठीक कर देता हूँ। किसको? हाँ ये तो भाई वो भी तो चेंज होगा। x तो 5 है पहले से। इसको 6 कर दूं? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, तो अब आपका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? 8। ठीक है जी, बात समझ आ गई इतनी? अब हम क्या करेंगे, हम डेविएशंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x माइनस एक्स बार करके। तो 6 माइनस 8 कितना होगा? 8 माइनस 8 और 10 माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो -2 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 10 टाइम्स। और 2 भी कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 10 टाइम्स। तो सम ऑफ डेविएशंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ f x माइनस एक्स बार कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना? अगली प्रॉपर्टी करें। अगली प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन। अगली जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको स्टैटिस्टिक्स में 80% चैप्टर्स में काम आने वाली है। इस चैप्टर में काम आएगी, इसके अगले चैप्टर में काम आएंगी, उसके अगले चैप्टर में काम आएंगी, उसके भी अगले चैप्टर में काम आएंगी। यानी प्रॉपर्टीज़ जो इसका बेस है वो बहुत जगह यूज़ होगा, तो ध्यान से समझना। हम समझने वाले हैं चेंज ऑफ ओरिजिन होता क्या है। बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को ये। मैंने बच्चों का टेस्ट लिया, नंबर आपके है 8 10 15 16 18 1 2 3 4 5। ठीक है ना? कितना हो रहा है? हाँ जी, तो बताइए एक्स बार कितना आएगा? हाँ जी, आ रहा है सबका? ये चीज़ क्लियर है इतनी? अब आप लोग मेरे पास है, ये टेस्ट जो है 30 नंबर का था, मान के चलो 30 नंबर का। आप लोग मेरे पास आए, आपने बोला कि सर आपने हम सभी का एक क्वेश्चन जो कि सही था गलत कर रखा है, हो सकता है मुझे कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, तो उस क्वेश्चन को सही करने की वजह से सभी बच्चों के 2 नंबर बढ़ गए। ठीक है ना? तो जो न्यू मार्क्स आप लोगों के हैं वो क्या होंगे, उसको मैं वाई बोल देता हूँ। पता है जी क्या होंगे? और अब मैं निकालना चाहता हूँ वाई बार, तो पता आंसर क्या होगा? यानी कि पुराना वाला अरिथमेटिक मीन प्लस जो हर एक ऑब्जर्वेशन में नंबर आपने ऐड किया 2, आपका नया वाला अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। वाई की जरूरत? अरे वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने वाई अलग से लिखा। क्यों है अभी बताऊंगा। अब इसी तरीके से अगर ऐसा हुआ होता कि मैं आपके पास आया होता, मैं बोलता यार मैंने आप सभी का एक क्वेश्चन गलती से ठीक कर दिया, वो गलत था, तो जी सबके मार्क्स रिड्यूस कर देता हूँ, और उस क्वेश्चन की वजह से सबके मार्क्स जो रिड्यूस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? -3। तो बताइए जी जेड बार कितना आएगा?
12, ठीक है ना। मार्क्स कितना हो जाएंगे, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 3 7, 15 माइनस 3 12, 16 माइनस 3 13, 18 माइनस 3 15 और 23 माइनस 3 20। आप लोग चाहो तो इन सबको ऐड करके अपॉन 6 कर सकते हो, तो आपके आंसर 17 और 12 ही आने वाले हैं। और इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वेशन, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में कोई भी एक सिंगल नंबर हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो मेरा अरिथमेटिक मीन होता है वो भी उसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आ गई बात समझ? इजी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए जी, मैंने y कैसे निकाला, बताइए, x में +2 करके, तो मेरा y बार भी कैसे निकल जाएगा बताइए, x बार में +2 करके। मैंने z कैसे निकाला बताइए, x में -3 करके, तो मेरा z बार भी कैसे निकल जाएगा बताइए, x बार में -3 करके। बात समझ आ गई? इजी। मैंने y कैसे निकाला था, ये y कैसे निकाला था, ये y कैसे आए थे, जो x था इसमें +2 किया था, 8 + 2 10 + 2 12 + 2, तो y बार भी कैसे आ जाएगा, जो पुराना मीन था उसमें +2 करके। इसलिए मैंने यहाँ पर y लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे z लिखा, क्योंकि मुझे आपको ये वाला पार्ट समझाना था। लो जी पढ़ो। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट k, यहाँ पे हमारे केस में इंक्रीज हुई थी +2 से और डिक्रीज हुई थी -3 से, तो कांस्टेंट k +2 है, एक केस में -3 है। देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू डेटा ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय k, तो जो नए डेटा का अरिथमेटिक मीन होगा वो भी या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा बाय दैट कांस्टेंट। इजी, बहुत इजी। आगे बढ़ो। चेंज ऑफ स्केल, हमने अभी क्या पढ़ा था, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल। मैंने आप लोगों को टेस्ट लिया, ठीक है जी, कितने नंबर आ गए हैं, चिंता मत करो, मैं टेस्ट लेता रहूँगा आप लोगों के, ठीक है ना। अभी तो बहुत क्लासेस तक टेस्ट ही टेस्ट चलेंगे आप लोगों के। हाँ जी बताइए, 8 35, तो एक काम और करते हैं भाई, अब कितना हो गया, 50 अपन 5 कितना हो गया, 10, तो आपका अरिथमेटिक मीन आ गया 10, अरिथमेटिक मीन आ गया 10। अब आप लोगों का मैंने एक और टेस्ट लिया, अब वो था जैसे एक होता है ना यूटी के बाद होता है हाफ ईयरली, वो था हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में आपकी परफॉर्मेंस एग्जैक्ट सेम रही, यूटीज आपके 20 नंबर के थे, हाफ ईयरली आपके 100 नंबर के थे। परफॉर्मेंस सेम रहने का मतलब क्या है, आपके सेम रेशियो में मार्क्स बढ़ गए, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स कितने आए, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। अगर 20 से 100 करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो मार्क्स को भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। 40 50 60 एंड 75। अब मैं y बार निकालना चाहता हूँ, बताइए जी क्या आएगा। अरे ऐसे समझो, पहले मैंने आपका जो यूटी लिया था वो 20 नंबर का था, और मैं आपका हाफ ईयरली ले रहा हूँ वो 100 नंबर का है, तो 20 से 100 पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 5। और मैंने आपको बोला कि आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्जैक्टली सेम रही, मतलब क्या है कि अगर आपके पहले 20 में से 5 नंबर आए थे, यानी आपके 25% आए थे, तो अभी भी आपके 100 में से भी जब मार्क्स कैलकुलेट किए तो 25% ही आ रहे हैं, तो कितने आएंगे, तो इसलिए मैंने इंटू 5 सबको कर दिया। आगे बात समझ, ठीक है ना, इंटू 5 हर एक को कर दिया। अब मुझे बताइए y बार क्या आएगा, ठीक है ना। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 65 + 50 115, 115 + 60 175, 175 + 75 250। बताइए जी 250 अपॉन 5 कितना होता है, 50। अगली बात समझ, ओके। और अब हम z निकालते हैं। मैंने z कैसे निकाला, डिवाइड करूं कैसे, किस नंबर से करूं मैं, डिवाइडेड बाय 2, चलो ठीक है। बताइए जी क्या आंसर आएगा, 2.5
4, 5, 6 एंड 7.5। तो बताइए आपका z बार कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। तो आप इसको चेक करना, इसका टोटल 25 आ रहा होगा। 6 + 5 11 + 6 17, 17 + 7 24, 24 + 0.5 + 0.5 25। तो 25/5 कितना होता है, 5। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये थी चेंज ऑफ स्केल की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल में क्या फर्क है, समझ आया आप लोगों को? चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या हो रहा था, प्लस माइनस, और चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब अगली प्रॉपर्टी है इन दोनों का मिक्सचर। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस जगह कि मेरा y कैसे आया, बताइए जी, x मल्टीप्लाई बाय 5 करके। तो मेरा y बार भी कैसे आएगा, x बार मल्टीप्लाई बाय 5 करके। बताओ जी मेरा z कैसे आया था, x डिवाइडेड बाय 2 करके। तो z बार भी कैसे आएगा, x बार डिवाइडेड बाय 2 करके। इजी। आइए अब हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। आप लोगों का वेट लिखता हूं मैं, ठीक है ना। वेट लिखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करना। दोबारा मार्क्स लिख रहा हूँ मैं ठीक है ना। तो मैं कुछ मार्क्स लिख रहा हूँ। एक, 2, 3, 4, 5। बताइए जी एक्स बार कितना आएगा, 25 + 20, 45 + 30, 75 + 35, 75 + 35 110 होगा। 110 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 22। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक y ऑब्जर्वेशन लिखूं और मैं कैसे लिखूंगा, x ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 10 ऐड करूंगा उसमें। तो बताइए y ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 + 10, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 + 10 40, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 + 10 50, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 + 10 70, और 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 + 10 80। तो मेरा y बार क्या आएगा, एनी आइडिया? 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 + 10 54। करके देख लो, 30 + 40 70, 70 + 70 140, 140 + 50 190, 190 + 80 और 270 डिवाइडेड बाय 5, बताइए जी कितना होता है, 54। आगे से आंसर। तो ये क्या हुआ, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो मेरा y है वो कैसे आता है, 2x + 10 करके आता है। कैसे आता है, 2x + 10 करके आता है। तो बताइए जी y बार क्या होगा, अगर मुझे पता है कि मेरा x बार 22 है, तो 2x बार + 10 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22 + 10 यानी कि 54। आगे बात समझ, वही यहाँ पे लिखा है, देखो देखो देखो। AM is affected due to change of origin and or scale, which implies that if original variable x is changed to another variable y by affecting a change of origin say A and change of scale say B, यानी कि अगर एक x वेरिएबल है उसको y वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे, चेंज ऑफ ओरिजिन करके भी एंड चेंज ऑफ वेरिएबल करके भी। चेंज ऑफ ओरिजिन किसको बोल रहे हैं, ये A को, और चेंज ऑफ स्केल किसको बोल रहे हैं, B को। तो y कैसे आ रहा है, x में मल्टीप्लाई किया b और ऐड किया a, ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है, y कैसे आ रहा है, x वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया b और ऐड किया a। तो बताइए जी y बार कैसे आएगा, a + b x बार। देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ y इज गिवन बाय y बार इज इक्वल टू a + bx बार। आगे बात समझ, इजी।
तो आगे चल के चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, ये वर्ड आप बहुत बार, मोर देन 100 टाइम्स सुनने वाले हो। जितनी भी बार सुनोगे ये वर्ड्स, आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता था और चेंज ऑफ स्केल में क्या होता था, और अरिथमेटिक मीन का इन दोनों पर क्या असर पड़ता था, या इन दोनों का अरिथमेटिक मीन पर क्या असर पड़ता था। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? अब देखो, इसके क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं 5 से 10 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है और एक नंबर आपकी जेब में पक्का, कोई नहीं रोक सकता उसको। कोई भी पैदा नहीं हुआ जो आपका उस एक नंबर को रोक पाए, एक्सेप्ट योर सिली मिस्टेक्स। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। फिर तो रुक ही जाएगा, खुद की मिस्टेक कराए तो। और खुद की मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वरना कोई मिस्टेक के चांसेस होते नहीं है उसमें। कोई तो क्वेश्चन होगा यार, ये मोड मीडियन सबके दिख रहे हैं, मीन के नहीं दिख रहे। खैर छोड़ो, मैं आपको खुद ही करवा देता हूँ क्वेश्चन, मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, लिख लेना। आप लोग भी लिख सकते हो सब। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इफ x and y variables are related as 3x plus 7y is equal to 42 and arithmetic mean of x, that is x bar is 10. Find arithmetic mean of y, that is y bar। ये आपका क्वेश्चन है। बताइए जी। क्या है आंसर? इसको करने की एक अप्रोच तो वो है जो आप कर रहे हो, एक अप्रोच मैं भी बताऊंगा, जैसे कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, बोल रहे थे, ये क्या आंसर आ रहा है? किसी से नहीं हुआ? अरे नालायक हो। सुनो, आपको x बार दिया हुआ है, पहले तो आप बताओ कि x और y किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि 7y इज इक्वल टू 42 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 42/7 माइनस 3x/7। ये बात समझ आई आप लोगों को?
ठीक है ना। तो y और x किस तरीके से रिलेटेड है हमें समझ आ गया। तो मुझे बताइए इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन क्या हो रहा है। हाँ जी बोलो। सर मेरी क्लास है, मैं लॉग आउट कर रही हूँ। अभी तो 3 बजे होती है। नहीं सर आप जल्दी है। चलो ठीक है, हाँ जी सर। बट बैकअप देख लेना आपके ऊपर। हाँ जी सर बचा हुआ देखिए। बताइए जी चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है और चेंज ऑफ स्केल क्या है। जो x वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल। और जो ऐड होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो बताइए इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन क्या हुआ, 42/7, और चेंज ऑफ स्केल क्या हुआ, -3/7। 42/7 को आप 6 भी लिख सकते हो। ये तो रहा 3x 3x। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि x वेरिएबल से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी उसका कोएफिशिएंट है वो क्या है, चेंज ऑफ स्केल। और जो उसका कोएफिशिएंट नहीं है, जो कांस्टेंट है, वो क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो बताइए y बार क्या होगा 6 - 3/7 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ जी क्या होता है बताइए, y बार क्या होता है, a + b x बार, यही तो होता है। और b क्या था, चेंज ऑफ स्केल, a क्या था, चेंज ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे हमारा b क्या है, ये, और a क्या है, ये। बात समझ आ रही है। बताइए जी कितना हो जाएगा ये, 6 - 30/7। 1.7142 आंसर आएगा। वो मैं बताने वाला हूँ। ये समझ आ गया सबको, श्रुति नहीं आया। तो कुछ नहीं किया मैंने, पहले मैंने y के टर्म्स में इक्वेशन को कन्वर्ट किया कि इक्वेशन जो है बहुत शफल्ड है, 3x + 7y = 42। मैंने क्या किया, पहला स्टेप कि उसको y के टर्म्स में कन्वर्ट किया कि अगर y = मुझे लिखना हुआ तो क्या लिखूंगा। मैंने क्या किया, पहले y को इक्वल टू के एक साइड रखा, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल टू की दूसरी साइड ले गया। ठीक है ना। तो मेरे पास ये निकल करके आया फाइनल। अब मैंने देखा कि x में -3/7 मल्टीप्लाई हुआ होगा और 6 ऐड हुआ होगा, तब जा करके y बना होगा, यही हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर मुझे x बार पता है तो मैं x बार को 3/7 -3/7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसमें 6 ऐड करता हूँ, तो मेरा y बार आ जाएगा। ये तो क्या था अभी हमने थोड़ी देर पहले, वही किया मैंने, आंसर आ गया। पता कोई दिक्कत है। अब इस क्वेश्चन को क्या आप एग्जाम में ऐसे करके आओगे, आंसर इज नो। आप सिंपली इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 10 डाल देना और y निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 × 10 + 7y = 42। तो 7y कितना हो जाएगा, 42 - 30। तो y कितना हो जाएगा, 12/7। बताओ जी 12/7 कितना होता है, 1.71। आ गया सेम आंसर। ठीक है ना। तो आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू डाल दिया करना, x बार की वैल्यू x की जगह, और y जो निकलेगा वो आपको y बार आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सुपर इजी है ना, सुपर इजी। बताओ भाई सब। चलो तो इसी के साथ आपका 5 प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अब बची हैं रिमेनिंग 4, इजी हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ समेशन को क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। डेविएशन कैसे निकालते हैं, x में कुछ माइनस करके। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो डेविएशन हमें किससे लेनी है, अरिथमेटिक मीन से लेनी है। और ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ से कंपेयर करना हो।
तो अगर ये मिनिमम बोल रहा है तो किसके कंपैरिजन में मिनिमम होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बात समझ आती है आप लोगों को ना? सुनो, एक्स वैल्यूज ले लेते हैं हम रैंडमली, 10, 15, 18, 22। ठीक है जी, कितना आएगा आंसर? एक और ले लेते हैं 25। कितना आंसर आ रहा है बताइए? नाइन्टी। एक्स बार कितना आएगा? 18। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। उसके अंदर क्या लिखा था कि अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशन को उनके अरिथमेटिक मीन से माइनस कर दूं और उन सभी डेविएशंस को ऐड कर दूं तो जो सम होगा वो 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 करके देखें। 10 - 18 कितना होता है? 15 - 18, 18 - 18, 22 - 18 और 25 - 18। बताइए जी, दोनों का सम -11 + 11 0 आ रहा है। ये किसने बोला था? प्रॉपर्टी नंबर 2 ने बोला था। बट अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? 6। ये क्या बोलता है कि अगर डेविएशंस लूँ किसी अरिथमेटिक मीन से और इनको स्क्वायर कर दूं और स्क्वायर करने के बाद इन सभी डेविएशंस को ऐड कर दूं तो ये जो आंसर आएगा ये मिनिमम होगा। ये बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम होगा मुझे और भी चीज़ों से डेविएशंस लेना पड़ेगा, तब जाकर के मैं आपको प्रूव कर पाऊंगा। बट पहले अभी इसको करते हैं। -8 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 16 और 49। पता है इन सबका टोटल कितना आ रहा है? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं x में माइनस करने वाला हूं 18 के अलावा कोई भी नंबर। मैंने अभी x बार माइनस किया था जो कि 18 था। अब 18 के अलावा कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आए, कोई भी नंबर, चाहे बड़ा चाहे छोटा, आप मुझे बताओ। और अगर वो नंबर n में से कोई एक है तो और अच्छी बात है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10, तो मैं x - 10 निकालने वाला हूँ। तो 10 - 10 कितना होता है? 0। 15 - 10 कितना होता है? 5। 18 - 10, 22 - 10 और 25 - 10, 15। अब x - 10 का स्क्वायर निकालो। यहाँ पे भी तो स्क्वायर किया था तो यहाँ पे भी स्क्वायर करो। 25, 64, 144। बताओ ये जो आंसर आएगा ये इससे तो ज़्यादा ही होगा। ये बात कहती है प्रॉपर्टी नंबर 6 कि अगर आपको डेविएशंस को स्क्वायर करना है और मिनिमम आंसर चाहिए तो जो डेविएशंस है वो हमेशा किससे निकालो? अरिथमेटिक मीन से निकालो। ठीक है ना? अगर आपको डेविएशंस को स्क्वायर करना है और फिर उन सबको ऐड करना है और आंसर जो है वो मिनिमम चाहिए तो डेविएशन किससे निकालो? x बार से निकालो। यानी डेविएशंस निकालते वक्त x बार का यूज़ करो। किसका यूज़ करो? x बार का यूज़ करो। अब समझ आ गई बात? क्या फ़र्क है प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर? ओके, आप यहाँ पे 10 के अलावा कोई भी नंबर लेते रैंडमली, कोई भी नंबर लेते और फिर आप उसके डेविएशंस निकालते, डेविएशंस को स्क्वायर करते और सम टोटल करते, ये आंसर हमेशा मोर देन 138 ही आता। ये आंसर जो आता ये हमेशा मोर देन 138 ही आता। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में पता है कैसे पूछी जाती है? प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 6। क्वेश्चन में लिख देंगे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम डैश, और ऑप्शन में होंगे अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, इस तरीके से। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप आंसर भी टिक नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि जब डेविएशंस किससे ली जाएं तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मिनिमम होगा अरिथमेटिक मीन से। तो आपको किस ऑप्शन पे टिक करना होता है? अरिथमेटिक मीन। ये क्वेश्चन कैसा आएगा? द सम ऑफ डेविएशंस इज 0 व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, तो किस पे टिक करके होगा? अगेन अरिथमेटिक मीन पर।
या फिर लिखा सकता है द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज, ऑप्शन गिवन होंगे 0, 1, 2, 10, नन ऑफ दीज। तो किस पे टिक करके आओगे? 0। आई बात समझ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और ये सारे कौन से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हम इनको क्या बोलते थे? थ्योरी आई थी स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं है पता तो आप थ्योरी क्वेश्चंस कर पाओगे क्या? नहीं। यही है वो थ्योरी क्वेश्चंस जो स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाते हैं। आ रही है बात समझ आप लोगों को? तो हमारे क्वेश्चंस इतने हो चुके हैं, ये इतनी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब हमारी सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज बची हैं। एक है करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन, एक है कंबाइंड मीन और एक है वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। एक एक करके जल्दी से इनको कर लेते हैं। आप बच्चा है आपका, मैंने वेट मेजर किया है इस बार, ठीक है, मैं टेस्ट नहीं लिया। वेट मेजर किया तो सबसे कम वेट आया होगा श्रुति का, ऑब्वियसली बात है, गर्ल है, कम होता है जनरली वेट। या प्रभात का भी हो सकता है, सोनू का भी हो सकता है, ऐसे तो ठीक है ना, दोनों हल्के हल्के हैं। तो ले लेते हैं 45 वेट, ठीक है ना। फिर थोड़ा बढ़ते 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 बढ़ते, मैं अब रैंडमली लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों का मैंने वेट लिख दिया यहाँ पे। पता है जी एवरेज वेट कितना आया? 45 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 70। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 345 डिवाइड बाय 6, 57.5। यह आ गया एवरेज वेट। और देखो एवरेज वेट कहाँ लाया करेगा? इधर कहीं ना कहीं बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। अब हुआ क्या, इस डेटा को उड़ा दूँ मैं? थोड़ी देर में उड़ाता हूँ। मेरे पास एक बच्चा बाद में आया, बोलता है कि सर मैंने घर जाके वेट अपने चेक किया, आपने मेरा वेट जो है ना गलत मेजर कर लिया शायद से, या आपने लिखने में गलती कर दिया, आप एक और बार कर लो। तो मैंने उस बच्चे का वेट मेजर किया और मैंने देखा कि जिस बच्चे का वेट 67 मैंने लिखा हुआ था, इसका वेट 67 ना होकर के 77 था। मैंने गलती से 67 लिख दिया था, ठीक है ना। तो अब मैं इस डेटा को उड़ा दूँ, ठीक है ना, उड़ाने की जगह इसको गायब कर देता हूँ, गायब हो गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स was found to be 57.5. Later on it was observed that one weight which was recorded as 67 was actually 77. Find correct average weight. बताओ कैसे करोगे? आपको करेक्ट अरिथमेटिक मीन निकालना है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं? 6। जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है? 67। और करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 77। और जो इनकरेक्ट मीन है, इनकरेक्ट एवरेज है, वो कितना है? 57.5। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही गिवन होता है और आपको निकालना होता है करेक्ट एवरेज। बताइए जी क्या करें? ये जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जितनी मैंने अभी आपके सामने लिखी है, और आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना होता है। बताओ जी कैसे करें? ओके, तो आप बोलते हो कि सर स्टेप वन तो क्या होगा? कैलकुलेट टोटल वेट, टोटल इनकरेक्ट वेट। बताओ जी कैसे निकालें? हमें पता है एक्स बार का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। मुझे रॉन्ग वाला सम ऑफ एक्स पता है क्या? सम ऑफ एक्स बार, सॉरी, रॉन्ग वाला सम ऑफ एक्स बार पता है क्या? 57.5। मुझे रॉन्ग टोटल पता है क्या? नो। बट मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है क्या? 6। तो बताइए जी रॉन्ग
टोटल कितना रहा होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 57.5 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 345। अब स्टेप 2 क्या रहेगा, कैलकुलेट करेक्ट टोटल वेट। बताओ जी कैसे निकालेंगे। 345 में अगर मैं रॉन्ग टोटल माइनस कर दूं और राइट टोटल ऐड कर दूं तो बताइए क्या मेरे पास करेक्ट टोटल नहीं आ जाएगा। वो भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नहीं तो समझाने के लिए है, ठीक है ना। अब बताइए आखिरी स्टेप क्या होगा, करेक्ट अरिथमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे, करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आ गया आंसर 59.16 बार, 1666 आ रहा है, विच कैन बी रिटन एज 16 बार। आगे बात समझ, इसमें कुछ मुश्किल है, एग्जाम में आ जाता है और ये इजीली हो जाएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भी समझ आ गया तो। ये जो स्टेप्स थे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेट रॉन्ग टोटल। कैसे निकालते हैं, x बार मल्टीप्लाई बाय n। स्टेप 2 क्या रहेगा, कैलकुलेट करेक्ट टोटल। कैसे निकालेंगे, रॉन्ग टोटल माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। स्टेप 3 क्या रहेगा, करेक्ट मीन निकालना। कैसे निकालेंगे, करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा भी हो सकता था कि 2 ऑब्जर्वेशंस गलत थी, दोनों ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उनकी करेक्ट ऑब्जर्वेशंस भी गिवन है, तो आप क्या करोगे, लेट से 45 और 67 ये दोनों रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थी जो कि इंस्टेड होनी क्या चाहिए थी 55 और 77, तो आप क्या करते, अब यहाँ पे 67 भी माइनस करते और 45 भी माइनस करते, 77 भी ऐड करते और 55 भी ऐड करते, तो आपके पास क्या आ जाता, करेक्ट टोटल आ जाता, ठीक है ना, आपका आंसर भी आ जाता, कोई दिक्कत थोड़ी ना आती। अगली बात समझ, 365 डिवाइड बाई 6 60.83। तो अगर आपकी 2 ऑब्जर्वेशन गलत होती, 2 सही होती, तो दोनों गलत माइनस करते, दोनों सही ऐड कर देते, करेक्ट टोटल आ जाता। आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। ओके, अभी टाइम है, बढ़ लेते हैं। If there are 2 groups consisting of n1 and n2 observations and x1 bar and x2 bar as the respective arithmetic mean, then the combined arithmetic mean is important। ध्यान से समझो, प्रॉपर्टी नंबर 8। आप लोग सारे के सारे टेस्ट देने आ गए एक दिन, ठीक है ना। अब मैंने क्या देखा कि भाई चीटिंग बहुत करते हो, तो मैंने एक एक छोड़ के बिठा दिया, क्योंकि एक एक छोड़ के बिठाए तो क्या इस क्लास में सब फिट हो जाओगे, नहीं, ठीक है, एक क्लास में फिट नहीं हो पाओगे। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को बोला कि भाई कुछ इस क्लास में आ जाओ और कुछ बाजू वाली क्लास में चले जाओ, एक एक छोड़ के बैठना है। तो इस वाली क्लास में लेट से 10 बच्चे हैं और बाजू वाली क्लास में लेट से 12 बच्चे हैं, ठीक है जी। अब इस क्लास में मैं हूँ इन्विजिलेटर, मैं ही देख रहा हूँ कि भाई चीटिंग तो नहीं कर रहे, और मैंने बोला ईशान सर या अभिजीत सर को कि भाई तुम फ्री हो, उधर इन्विजिलेशन कर लो, देख लो कोई बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब मैंने इन्विजिलेशन करी, आप लोगों को जल्दी टेस्ट कंप्लीट हो गया, 10 मिनट पहले हो गया, मैंने जल्दी से आप लोगों की आंसर शीट ली और घर चला गया, कुछ काम था मुझे, मैंने घर जाके आप सबका टेस्ट चेक किया और करेक्ट जो अपना एवरेज था वो निकाल लिया। लेट से 20 में से आप लोगों का एवरेज आया 14 नंबर, और फिर मैंने सॉल्यूशंस भेज दिए बाजू वाली क्लास के सर को भी, उनको बोला कि यार मुझे आज कहीं जाना है, तुम चेक कर देना टाइम है तो उन सर ने बाकी जो 12 बच्चे उनके टेस्ट पेपर्स चेक करे, उनका टोटल किया और उनका एवरेज निकाल लिया, एवरेज आया लेट से 13 नंबर एवरेज। अब मैं जानना चाहता हूं कि कंबाइंड एवरेज क्या है इन 22 बच्चों के टेस्ट का, समझ आया क्वेश्चन क्या है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन मैं जानना चाहता हूं। तो जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सिर्फ 14 + 13/2 कर दो, वो बिल्कुल ही गलत है। लगता है कई बार कि सर 14 और 13 को ऐड करो अपॉन 2 कर दो, लो जी आ गया, बट ये क्या है, गलत अप्रोच है, बताओ। बोलो।
तो आप बोल रहे हो कि सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि जो क्लास 1 है इसमें टोटल मार्क्स कितने आए होंगे बच्चों के, और मैं अगर x2 बार और n2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि उस वाली क्लास में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया था उनका टोटल मार्क्स क्या रहा होगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो क्या मुझे अब इन दोनों को ऐड करने से पूरे 22 बच्चों का टोटल पता नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। और उस टोटल को अगर मैं 22 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। आई बात समझ? तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो मैंने क्या किया, 140 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 22 कर दिया। क्या आंसर आ गया? 13.45। तो ये क्या आ गया हमारा? करेक्ट टोटल। इजी। करेक्ट एवरेज, सॉरी करेक्ट भी नहीं, कंबाइंड एवरेज। ये हमारा आ गया कंबाइंड एवरेज। समझ आ गया आप लोगों को? तो हमारे ये वाली प्रॉपर्टी भी खत्म, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। और आखिरी है वेटेड अरिथमेटिक मीन। जल्दी से क्लास में कोई भी बच्चा अपने 12th क्लास के मार्क्स बताना ज़रा। बताओ श्रुति। मैं बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी बताओ। और 90। बताइए जी, आपकी एवरेज अगर निकाले तो वो क्या है? बेसिकली इनकी परसेंटेज आ जाएगी। तो 83 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 84 प्लस 90 डिवाइड बाय 5। 86.4% मार्क्स आए थे आपके। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक यूनिवर्सिटी जाती है कि भाई मुझे एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी बोलती है ठीक है जी मिल जाएगा, बट आपकी जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए 91%, कंसिडरिंग हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त हम अकाउंट्स एंड मैथ्स को डबल वेटेज देते हैं। और अगर इस क्राइटेरिया के साथ आपके 91% आ जाते हैं, या फिर 91% की जगह इसको 88% कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके अकाउंट्स और मैथ्स को हम डबल वेटेज देते हैं, इस क्राइटेरिया के साथ अगर आपके 88% बन जाते हैं तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे। अब श्रुति कंफ्यूज है कि सर एक कैसे निकालें हम। आप हो क्या कंफ्यूज? अगर कंफ्यूज हो तो आपको समझने की ज़रूरत है वेटेड अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट। बट अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको आता है पहले से। बताओ जी, अगर अकाउंट्स और मैथ्स को डबल वेटेज दी जाए और आपको बोला जाए कि अब अपनी परसेंटेज निकालो, कैसे निकालोगे? अच्छा 200 बढ़ा देंगे तो भाई एक बात बताइए, 86.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 432 इनके टोटल मार्क्स आ रहे थे। तो अब बोलते सर 200 बढ़ा दो, तो इनके टोटल मार्क्स कितने हो गए? इसका क्या करोगे? सोनू बोलता है सर 5 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज आ गई। मैं बोलता हूँ लो जी 5 से डिवाइड कर दिया, प्लस 200 डिवाइड बाय 5, ये तो 126% आ गए। परसेंटेज 100 से ज़्यादा आ सकते हैं क्या? 100 से ज़्यादा परसेंटेज आ सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड राइटिंग हैं? सोनू बोलता है मेरे तो सर आए थे 300-400% आ गए थे ऐसे। तो हमें क्या करना है समझिएगा, हमें पहले तो वेट से मल्टीप्लाई करना है इनको, फिर हमें अगर हम वेट को W बोलते हैं और मार्क्स को X बोलते हैं तो हमें WX निकालना है। तो कितना आ जाएगा ये?
और उसका टोटल कितना आ जाएगा 432 तो पहले आ ही रहा था, उसके अंदर मैं 83 और 90 और ऐड कर देता हूँ 605। ठीक है जी। अब मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, कौन सा वाला, वेटेड वाला, क्योंकि मैंने वेटेज दे दिया ना यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स को, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या करूँगा, सम ऑफ WX अपॉन किससे डिवाइड करूँ, बताओ जी, सम ऑफ वेट से, वेरी गुड। और सम ऑफ वेट कितना है 7, तो 605 अपॉन 7 कितना आंसर आ रहा है 86.42%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से इनकी परसेंटेज थोड़ी कम रह गई तो नहीं होगा, बट निकालते कैसे समझ आ गया आप लोगों को, हाँ जी, ठीक है ना, समझ आ गया आप लोगों को कैसे निकालना है। तो जिन चीज़ों को वेटेज ज़्यादा देनी है, हो सकता है अकाउंट्स को ट्रिपल देनी होती, मैथ्स को डबल देनी होती, बाकी सबकी नॉर्मल वेटेज रहती, तो हम इसको इंटू 3 कर देते और फिर डिवाइड बाय 8 करते। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, एकदम ईजी सा। और ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये इसी चीज़ को एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय अकाउंट्स के नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ्स के नंबर, फिर बाकी सारे वेट कितने थे 1 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स, 1 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स, 1 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स, और इन सबको ऐड कर दिया। तो इन सबको ऐड करने से क्या आ जाएगा, समीशन WX आ जाएगा, और नीचे सारे वेट को ऐड करने से क्या आ जाएगा, समीशन W आ जाएगा। ठीक है जी, सुपर इजी। बताइए अरिथमेटिक मीन में आपको क्या अच्छा लगा, क्या इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड था। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, एक भी ऑब्जर्वेशन में चेंज आएगा तो अरिथमेटिक मीन सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, जो कि एक मेरिट है। मेरिट मतलब एडवांटेजेस। इट इज सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, अगर आपके पास अरिथमेटिक मीन है तो उसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का यूज हो रहा है, तो हम इसको फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑफ ऑल द एवरेजेस अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो अरिथमेटिक मीन पर सबसे कम असर आता है। समझाता हूँ कैसे। और इट इज रिजिडली डिफाइंड, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज रिजिड, सख्त। तो अरिथमेटिक मीन बहुत सख्त तरीके से डिफाइंड है, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अरिथमेटिक मीन ना निकले, इतना अच्छे तरीके से डिफाइंड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अरिथमेटिक मीन ना निकले, इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड है। तो आप बोलोगे सर सारे ही एवरेजेस निकल जाते होंगे ऐसे, तो मैं बोलूँगा कि एक बात बताओ, ये 4 बच्चों ने टेस्ट दिया था, बताओ मोड क्या होगा, मोड भी तो एक एवरेज है, क्या होगा, निकाल पाओगे क्या, नहीं। तो मोड क्या रिजिडली डिफाइंड होगा, नहीं, क्योंकि मोड ऐसा एवरेज है जो हो सकता है ना भी निकले। ठीक है ना। और अब मोड क्या होगा, और अब मोड क्या होगा, 10 और 15 दोनों होगा। अब दो मोड आ गए भाई, एक ऐसा एवरेज है, कभी तो निकलता नहीं है, कभी दो भी निकल जाते हैं, और कभी कभी तो 3 भी निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो मोड क्या है, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। क्लियर। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा, ऑफ ऑल द एवरेजेस अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है ना, अभी समझाऊंगा, चिंता ना करें। डीमेरिट्स पहले समझा देता हूँ। मैंने मार्क्स लिखे रैंडम बेसिस पर, बताओ और क्या लिखूँ, ये लिख दिया। बताइए अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है, और मीडियन भी बता देना। मीडियन आप बोल रहे हो 16 है, अरिथमेटिक मीन कितना होगा, 10 + 14 + 16 + 19 + 25 डिवाइड बाय 5, 16.8। इतनी बात क्लियर है। अब मैं इन ये जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है, इसे मैं कुछ फ्लक्चुएशन लेकर के आ रहा हूँ, कुछ फ्लक्चुएशन। तो मान के चलो 10 जो है वो 9 हो गया, 14 जो है वो 15 हो गया, 16 जो है ये 19 हो गया,
ठीक है ना। 19 जो है ये 20 हो गया, और 25 जो है ये 24 हो गया। हर एक ऑब्जर्वेशन में फ्लक्चुएशंस आ गई, क्लियर है। अब मुझे बताइए अरिथमेटिक मीन कितना होगा और मीडियन कितना होगा। नाइन प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 24, 87 डिवाइड बाय 5, यार 17.4, और मीडियन क्या आएगा। मुझे बताइए जब सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस आई, तो किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, कौन ज़्यादा चेंज हुआ। मीडियन में कितने का फर्क आया, 3 का, और अरिथमेटिक मीन में कितने का फर्क आया, 0.6 का। आई बात समझ। इस चीज़ को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ऑफ ऑल द एवरेजेस अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग में अगर फ्लक्चुएशंस होती हैं तो आपका अरिथमेटिक मीन लीस्ट अफेक्टेड रहता है। डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस। अगर आपके पास एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होती हैं तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर यहाँ पे मार्क्स में मैंने, ठीक है ना, 25 वाले मार्क्स में 25 की जगह मैंने 45 कर दिया होता, तो जो अरिथमेटिक मीन पे फ़र्क पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता। यानी एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस की वजह से अरिथमेटिक मीन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और कैलकुलेट करके देखोगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। 9 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 45 डिवाइड बाय 5, 21.6 आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इस वाले से इस वाले में, ठीक है ना। तो अगर एक्सट्रीम लेवल पर फ्लक्चुएशन में फ़र्क पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में फ्लक्चुएशन होती हैं, तो अरिथमेटिक मीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। इट कैनॉट बी कंप्यूटेड फॉर ऑब्जर्वेशन विद ओपन एंड क्लास इंटरवल। अगर आपके पास ओपन एंड क्लास इंटरवल है तो मीन नहीं निकाला जा सकता। क्या बोलता है ये, समझो। वेट लिख रहा था मैं, क्लास बच्चों का वेट के क्लास इंटरवल बना रहा था, तो मैंने एक बना दिया लेस देन 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड मोर देन 80, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया 2, 5, 10, 20, 15, 5। मैं अरिथमेटिक मीन निकालना चाहता हूँ, बताओ कैसे निकालूं। सबसे पहले तो मिड पॉइंट बताइए, मिड पॉइंट इसका क्या होगा, निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते भाई, कैसे निकाले मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या चाहिए, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, इसका निकल सकता है 45, इसका निकल सकता है 55, 65, 75, और इसका भी निकल सकता है। अब आप बोलते हो सर इस डेटा का निकाल दो, जो डेटा है उसका निकाल दो, तो मैं बोलूँगा आपने अरिथमेटिक मीन निकाल दिया, बट क्या आपने पूरे डेटा का निकाल पाए, नहीं, आपने सिर्फ सेलेक्टेड डेटा का निकाला। और अगर आपको पूरे डेटा का निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, इट कैनॉट बी कंप्यूटेड। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आपके पास ओपन एंड क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो मीन कैनॉट बी कंप्यूटेड। और अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। अजम्पशन क्या रहती है कि अगर क्लास जो इंटरवल जो है वो 10-10 के गैप की हैं, तो ये 30 to 40 रहा होगा और ये 80 to 90 रहा होगा। और इस अजम्पशन के साथ आप बोल सकते हो कि अगर ये 30 to 40 रहा होगा तो 35 हो जाएगा, और ये 80 to 90 रहा होगा तो ये 85 हो जाएगा। ये अजम्पशन के बिना नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो बट अजम्पशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मत सोचना कि दोनों एंड ओपन है तभी उसको ओपन एंड बोलते हैं। अगर मेरे पास ये डेटा नहीं भी होता, सिर्फ इतना डेटा होता, तब भी मैं उसको ओपन एंड क्लास इंटरवल बोलता, और इसका भी अरिथमेटिक मीन नहीं निकल सकता था। यानी कि लोअर एंड या अपर एंड, कोई भी एक एंड अगर ओपन है तो उसको हम ओपन एंड क्लास इंटरवल बोल देते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों ही ओपन हो। इट कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन और बाय यूजिंग ग्राफ। अरिथमेटिक मीन की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ग्राफ का यूज़ करके अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला जा सकता। मीडियन निकाला जा सकता है, मोड निकाला जा सकता है, बट अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला जा सकता। अगर मैं आपको डेटा दे दूं और मैं आपको बोलूं कि भाई इसका मीडियन निकालो या इसका मीडियन निकालो, तो आप सिर्फ देख करके मीडियन बता दोगे। जस्ट बाय इंस्पेक्शन यू कैन टेल देयर मीडियन, बट क्या सिर्फ देख करके मीन निकाल सकते हो? उसके लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है मीन का।
कि इट कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। सिर्फ आप इंस्पेक्ट करके डेटा को देख करके नहीं बता सकते कि उसका मीन क्या होगा, और ना ही ग्राफ से बता सकते। इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपके पास डेटा जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, जैसे कि मेरे पास इस क्लास में हर एक बच्चे की नेशनैलिटी है, तो उसका मैं क्या अरिथमेटिक मीन निकाल सकता हूँ। हर एक बच्चे का बालों का कलर अवेलेबल है, स्किन कलर अवेलेबल है, ठीक है ना, स्मोकिंग हैबिट्स अवेलेबल हैं, कौन सा फूल किसको पसंद है ये पता है मुझे, कौन सा फ्रूट पसंद है, ये क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटेटिव डेटा अगर मेरे पास है तो क्या उसका अरिथमेटिक मीन निकल सकता है? नो। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपके पास नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स नहीं है तो अरिथमेटिक मीन कहाँ से निकालोगे? आई बात समझ आप लोगों को? ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना चाह रहा है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। तो कौन से डेटा का आप कैलकुलेट कर सकते हो? क्वांटिटेटिव डेटा का कैलकुलेट कर सकते हो, क्वालिटेटिव डेटा का कैलकुलेट नहीं कर सकते। बताओ जी, अरिथमेटिक मीन समझ आ गया पूरा? ये जो मेरिट्स डी मेरिट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे लाइटली मत ले लेना, एग्जाम में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन इज सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ऑप्शन आ जाएंगे 4, किसको टिक करके हैं भाई? अगर पढ़ा है तभी आंसर टिक कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। एग्जाम आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, AM, GM, HM या फिर मीन मीडियन मोड या एनी ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, ऐसे तरीके के ऑप्शन आ गए। तो ये पता होंगे तभी तो आंसर टिक कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरिट डीमेरिट्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ आ गया आज की क्लास में सब? अब अगली क्लास में हम मीडियन करेंगे, अदर पार्टीशनल वैल्यूज भी करेंगे और मोड भी कर लेंगे। यानी अगली क्लास का टारगेट क्या है? मीडियन, अदर पार्टीशनल वैल्यूज जो कि 3 हैं, डेकाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स, और मोड, ये तीनों हमें करना है। उसकी अगली क्लास का टारगेट है AM और GM, ये दोनों करने हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसकी अगली क्लास का टारगेट क्या रहेगा? क्वेश्चंस करना। ठीक है जी, आइए, कोई डाउट्स हो तो पूछना। ठीक है, हाँ जी, सब समझ आ गया आप लोगों को? फटाफट बताइए। कोई डाउट्स किसी को? बता दो भाई फटाफट। ओके, वेरी गुड। चलो भाई, टेस्ट है, अब टेस्ट ले रहा हूँ मैं। जो बच्चे आए हैं उनका टेस्ट अभी होगा, जो बच्चे नहीं आए वो जब तक टेस्ट नहीं देते वो अगली क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब तक टेस्ट नहीं देते तब तक अगली क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ टेस्ट पहले दे देना, तभी अगली क्लास आप लोगों की होगी। चलो बाय, टेक केयर।